बेसिकली यही एक चीज है जिसकी वजह से हम एनिमल से एडवांस हो पाए हैं। और इवन ह्यूमन बीइंग्स में भी आपने देखा होगा, हर हर एक ह्यूमन बीइंग की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस सेम नहीं रहती है। वो इसी पे डिपेंड करता है कि किस हद तक उन्होंने अपने माइंड को प्योरीफाई कर लिया है। और ये रिस्पॉन्सिबल है आपको, आप हैप्पी फील करेंगे या दुखी फील करेंगे, ये डिटरमिन करता है माइंड टू ए लार्ज एक्सटेंट। और सही डिसीजन या गलत डिसीजन आप लाइफ में लेंगे, ये डिपेंड करेगा माइंड के ऊपर। इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन बिजनेस, प्रोफेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हैविंग गुड रिलेशनशिप्स इन फैमिली एंड एट वर्क, अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग। आपने सुना होगा काफी लोग हमसे बात करते हुए बोलते हैं तुम मेरे को समझ नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब आपको ट्रिगर हो जाना चाहिए कि कहीं पर कुछ मिस हो रहा है। और फिर एक्सप्लेनिंग योर थॉट्स टू अदर्स। हम भी कई बार दूसरों को बोलते हैं कि आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि हम समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर नोइंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, कि सामने वाले बंदे के मन में क्या चल रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, देने की ताक में है, या कोई आपका रियल फ्रेंड है। आप उसको तभी जान पाएंगे जब आपका माइंड थोड़ा क्लियर होगा। इसमें तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, इसमें आप ये लिस्ट और बड़ी हो सकती है। तो अब चलते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड क्या है। तो माइंड हमारा जो है बेसिकली हम उसको तीन एस्पेक्ट्स में लेके चल सकते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। इस आज की टॉक में हम पहले की दो कैटेगरी पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये ही हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ में ज़्यादा रोल प्ले करता है। अनकॉन्शियस जो है वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में ज़्यादा रोल प्ले होता है उसका। तो चलते हैं। तो कॉन्शियस माइंड जो है हमारा अबाउट 10% होता है टोटल का, और सब कॉन्शियस 90% होता है। अभी मैं आगे आऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में और कैसे हम टैकल करेंगे इन दोनों को। तो अभी ये देखते हैं, आपने सुना होगा एक कहावत है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब कि एक जैसे पानी में जहाज चल रहा होता है, तो जहां ऊपर पानी से कैप्टन को दिखाई देता है कि ये थोड़ी सी ऊपर बर्फ है, बहुत दूर है, उसको ऐसा लगता है। लेकिन क्या होता है कि उसके नीचे उस आइस का ये बहुत बड़ा पहाड़ होता है और वो किलोमीटर दूर तक हो सकता है। तो अगर इसको टाइम से कैप्टन नहीं देखे तो शिप, क्योंकि नीचे काफी नीचे पानी में गहरा होता है, तो इससे टकरा जाएगा वो। इवन बिफोर उसको वो यहाँ तक पहुंचे, जो विजिबल उसका टिप थी आइसबर्ग की, वहां तक पहुंचे, उससे पहले ही एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही हुआ था टाइटैनिक के साथ। तो अब ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें जो बाहर से दिख रहा है वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड ही दिख रहा है। सबकॉन्शियस माइंड पे हमारी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हमने उसको देखा नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और चलते गए तो वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्सीडेंट करवा सकता है। एक्सीडेंट मतलब कोई ऐसा गलत डिसीजन ले लेंगे या रिलेशनशिप अच्छी नहीं होंगी, इस टाइप की चीजें होंगी। तो अब क्या है कि इस सबकॉन्शियस माइंड का, क्योंकि ये 90% है, तो डेमोक्रेसी में भी देखें तो भी 90% की मेजोरिटी हो गई। और एक दूसरी चीज होती है, इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। कॉन्शियस माइंड की उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, जैसे कि 10% आप कॉन्शियस वाला लें, 10% सबकॉन्शियस लें, तो सबकॉन्शियस उसमें जीत जाएगा, क्योंकि उसमें पावर होती है। क्योंकि वो एक, अभी कॉन्शियस जो है वो रिसेंटली का बना हुआ है, सबकॉन्शियस बहुत सालों से बना हुआ है। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हमें बहुत ध्यान से लेके चलना है। तो ये एक्चुअली हमारी हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस को डिटरमिन करता है, सबकॉन्शियस। अब इसमें और ज्यादा डीप में जाते हैं कि सबकॉन्शियस में होता क्या है। सबकॉन्शियस में हम इसको ऐसे देख सकते हैं, आप देखिए कि बहुत सारे डॉट्स हैं इसमें, ये बहुत सारे इम्प्रेशंस हैं। इम्प्रेशंस क्या होते हैं? इम्प्रेशंस का मतलब है कि
कोई चीज छाप जो आपने कुछ कोई इंसिडेंट हुई या कोई आपने बार बार किसी चीज को सोचा, तो वो अंदर सबकॉन्शियस में जाके एक इम्प्रेशन बना देता है। तो इवन तो आपको वो कॉन्शियस माइंड में नहीं रहेगा याद, लेकिन सबकॉन्शियस में जाके वो बैठ जाएगा, और जब सिचुएशन उस टाइप की आएगी तो वो अंदर से निकल के आ जाएगा बाहर। तो कैसे बनते हैं इंप्रेशन? दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस बनेंगे सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही। तो कॉन्शियस माइंड के थ्रू स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, जैसे कि आप बाजार में जा रहे हैं और किसी और आप जैसे साइकिल पर, स्कूटर पे या कार में जा रहे हैं, दूसरा बंदा स्कूटर या कार पे जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, गलती उसकी है और उसने कुछ खरोंच लगा दिया या कुछ माइनर एक्सीडेंट हो गया, और गलती उसकी है लेकिन फिर भी उसने हंगामा कर दिया वहां पे और आपकी बेइज्जती हो गई। सब लोग आपको दोषी मानने लगे कि इन्होंने ठीक से नहीं चलाया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हो गया। अब क्या होगा कि ये संभावना है कि ये एक इंप्रेशन बना दे। कैसा इंप्रेशन बनाएगा? कि लोग मेरे को गलत समझ लेते हैं। और दूसरा इंप्रेशन क्या बन सकता है कि लोग कितने धोखेबाज हैं, वो चलाने वाला कितना धोखेबाज था कि गलती अपनी थी और फिर भी डांट मुझे पड़वा दी, मेरी बेइज्जती करवा दी। ठीक है, तो इस तरह से ये इंप्रेशन बन सकता है। फिर दूसरा तरीका क्या है? रिपीटेड स्टिमुलस। स्ट्रांग नहीं हो लेकिन रिपीटेड हो। जैसे कि घर में हस्बैंड वाइफ हैं या सास बहू हैं या वर्क में हैं, आपके कोलीग हैं, तो कोई बंदा आपको हमेशा इस तरह का कमेंट करता है कि अरे ये नहीं किया, ये काम नहीं किया अभी तक, ये काम नहीं किया, तुमसे होता नहीं है। तो वो जो है ज्यादा नहीं, वो कुछ बेइज्जती कर रहा है लेकिन रिपीटेडली कर रहा है। हो सकता है वंस इन 2 days करे, वंस इन 4 days करे, लेकिन यही काम वो महीनों तक करता है, तो फिर वो भी एक इम्प्रेशन बना देता है। फिर वो कभी आपको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देगा, आपको ऐसा कुछ फीडबैक देगा कि उससे आप इम्प्रूव कर सकें अपनी प्रोडक्टिविटी को, तो वो भी आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो ये इम्प्रेशन हो जाएगा कि ये तो कहते ही है, इसके तो कहने का, इसकी तो आदत है कहने की। तो ये दो तरीके से कॉन्शियस माइंड से एक सब कॉन्शियस में इम्प्रेशन चले जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कोई डाउट हो तो आप अभी पूछिए प्लीज, क्योंकि आगे की जो सेशन है वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपको ये सब चीज क्लियर हुई या नहीं। सभी को क्लियर है कि इम्प्रेशन कैसे क्रिएट हो रहे हैं? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इम्प्रेशन बहुत सारे क्रिएट हो गए। अब जितना ज्यादा वो इम्प्रेशन रीइंफोर्स होगा, भले ही वो एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस एक बार आया था, उसने क्रिएट किया, लेकिन रीइंफोर्समेंट फिर रिपीटेडली हो रहा है उसके ऊपर, तो फिर वो क्या करेगा, आएगा बड़ा इंप्रेशन जिसको कि हम सेंटर कह देते हैं। ऐसा ये कैसे है? जैसे कि एक खेत है, तो खेत में आप पहली बार चलते हैं तो वहां पे रास्ता नहीं होता है, लेकिन उसी पगडंडी से बार बार जब लोग जाते हैं तो वहां पे एक रास्ता बन जाता है, उसको बीटन ट्रैक कहते हैं। तो यही काम यहाँ इंप्रेशन से होता है। एक ही इंप्रेशन बार बार आ रहा है तो वो फिर सेंटर बन जाता है, अनलेस आप उसको क्लीन करें। अब क्या होता है कि ये जो सेंटर बना, एक ही तरह के जो कुछ सेंटर मिलके फिर एक बड़े सेंटर बनाते हैं। ये बड़े सेंटर फिर रोल प्ले करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। जैसे पहला वाला होगा आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर। पहले हमारा इंप्रेशन बना था, फिर उससे एक छोटा सेंटर बना और फिर ये डिसीजन मेकिंग सेंटर बनते हैं। तो अब डिसीजन मेकिंग सेंटर पे बात आ रही है, तो उसमें पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर। तो किसी ने भी कुछ कहा तो उसको आइडेंटिफाई करना
कि किसने कहा है और उसको इंटरप्रेट करना कि क्या कहा गया है। जैसे कि अ, अब अगर मुझे इंग्लिश नहीं पता है और कोई बंदा मुझे कहे कि तुम फूल हो, तो इंग्लिश में फूल का मतलब बेवकूफ़ होता है। लेकिन अगर मुझे इंग्लिश नहीं पता है तो हिंदी पता है, तो मैं सोचूंगा ये मुझे कह रहा है कि तुम फूल हो, मतलब फूल मतलब फ्लावर हो, तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो इस तरह से सेम स्टिमुलस आया है, बाहर से सेम ट्रिगर आया है, लेकिन अगर मेरा आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर में इंग्लिश लैंग्वेज या उसका मीनिंग नहीं है, तो मैं उसको अलग तरह से इंटरप्रेट करूंगा। इसी तरह से ये तो एक वर्ड मीनिंग की बात हुई। दूसरा एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि मैं मुझे इंग्लिश मालूम भी है, तो वो बोल रहा है कि तुम फूल हो, तो मैं सोचूंगा कि ये बोल रहा है मुझे तुम बेवकूफ हो, तो पूछो तो सही मैं कि क्या, क्यों ये बोल रहा है कि बेवकूफ हो। तो ये एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि बोल रहा है मुझे क्या मतलब है। तो ये एक बड़ा सेंटर है जिसमें कि हम आइडेंटिफाई और इंटरप्रेट करते हैं। फिर लाइक एंड डिसलाइक सेंटर, कि मुझे क्या चीज पसंद है, मुझे पिज्जा पसंद है या फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पसंद है। तो अब ये आप ध्यान दीजिए कि ये सब सेंटर एकदम से नहीं बन रहे हैं, ये ओवर मंथ्स ओवर ईयर्स बन रहे हैं। तो बचपन से लेके या पिछले 1 साल से लेके अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको अब फ्रूट अच्छे लगने लगे हों, इवन दो आपको पहले नहीं अच्छे लगते थे। तो ये लाइक एंड डिसलाइक सेंटर बनते हैं और ये चेंज भी हो सकते हैं। फिर इंस्टिंक्ट एंड डिजायर सेंटर, तो हमारी जो बेसिक डिजायर्स हैं कि हमें अगर हम भूख लग रही है, हम बाजार से जा रहे हैं, कोई बंदा हमें आ गया कि लो ये पिज़्ज़ा ले लो, ये ऑफर आ रही है पिज़्ज़ा ले लो, तो उसमें भूख तो हमें लग रही है। तो अगर हमारा लाइक एंड डिसलाइक सेंटर में अगर हमें उसका कुछ नुकसान नहीं पता है, तो हम ऑफर का फायदा उठा लेंगे, हम कहेंगे ठीक है दे दो हमें, हम ले लेते हैं पिज़्ज़ा। तो इस तरह से हमारे इंस्टिंक्ट एंड डिजायर सेंटर भी रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग में। फिर टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परामेंटल ये और लॉन्ग टर्म में आ गया कि हमारा टेम्परामेंट क्या है। कि जैसे कि एक एग्जांपल ये हो सकता है कि अब हमने देखा कि घर में बच्चों को कोई भी बात मनवानी हो तो उन्हें डांट दो तो मान जाते हैं, गुस्सा करो तो मान जाते हैं। तो फिर हमारा ये हो गया कि हम फिर जो भी एक बार कहा और उन्होंने नहीं माना तो गुस्से से मनवा लिया। ऐसे ही ऑफिस में हमारे जो अंडर में काम करने वाले हैं, हमको पता है कि पहले हम कुछ बोलेंगे तो अगर वो कुछ ना वगैरह करेंगे तो हम उनको गुस्से से कहेंगे तो कर लेते हैं। तो फिर हमारा टेम्परामेंट ही बन जाता है कि हम जो काम बोलते हैं वो गुस्से से और कठोर आवाज में बोलते हैं, कि जिससे कि कोई प्रोटेस्ट की चांस ही ना रहे, वो मानी जाए बात। तो ये टेम्परामेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर गिव एंड टेक, ये लेन देन का अकाउंट है। ये यहाँ पे जो है हमारा कि पिछले ओवर द इयर्स इन दिस लाइफ एज वेल एज पास्ट लाइफ, कि हमारा किसके साथ क्या लेन देन का अकाउंट है। जैसे कि कोई भी काम है, जैसे कोई बंदा अगर सिगरेट पीता है तो उसका कोई फ्रेंड बोलेगा कि तुम मत पियो, तो उसका अलग इफेक्ट होगा। लेकिन उसकी मम्मी बोलेगी कि तू तू ये नहीं पिएगा सिगरेट, तो उसका अलग इफेक्ट होगा, क्योंकि उसके साथ वो गिव एंड टेक अकाउंट जुड़ा हुआ है। तो उस मदर के साथ काफी लंबा रिलेशनशिप है, तो उसका इफेक्ट अलग होगा। तो ये हमारे मेन सेंटर्स हैं जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ तक मैं पॉज करता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम्म, हाँ जी, हाँ, हम्म, हम्म, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम्म,
हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आ, इसमें क्या होता है, हाँ म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो इसमें अब होता क्या है कि ये सभी ये मेन सेंटर्स हैं, 1 2 3 4 5। कोई भी डिसीजन होगा तो इन सब की ओपिनियन ली जाएगी। ओपिनियन ली जाएगी मतलब बंदे को ऐसा पता नहीं चलता है कि कौन सा सेंटर क्या कह रहा है, लेकिन इंटरनली ये प्रोसेस टेक प्लेस करती है कि ये सारे सेंटर अपना वेटेज देते हैं कि मेरी तरफ से ये डिसीजन है, मतलब मेरी तरफ से यस है, ये बोलेगा यस है, ये बोलेगा नो है, ये बोलेगा नो है, ये बोलेगा यस है। तो इस तरह से इन सब की ओपिनियन आएगी और फिर फाइनली एक डिसीजन बनेगा। और वो डिसीजन जो है वो फिर जाएगा यहां से उठ के कॉन्शियस माइंड में, और फिर वहां से वो बंदा उसको बोल देगा। लेकिन ये सब चीज इतने सेकंड से भी कम में होती है कि बंदे को पता नहीं चलता है। वो सोचता है कि मैं डिसाइड कर रहा हूँ, वो एक्चुअली ये प्रोसेस टेक प्लेस हो रही होती है और ये सब सेंटर्स इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब वो किसकी बात मानेगा? आपने तो ये बोला कि इवन गिव एंड टेक अकाउंट में मल्टीपल लोग हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हर एक सेंटर में मल्टीपल फैक्टर्स होंगे। जैसे कि गिव एंड टेक में मान लीजिए फादर एक चीज कह रहा है, फ्रेंड एक चीज कह रहा है, वाइफ एक चीज कह रही है, तो ये सब यहाँ पे आ गए गिव एंड टेक अकाउंट में। लेकिन उनका जो है वो ये वाले सेंटर्स के अलोंग भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि टेम्परामेंटल भी यहाँ पे रोल प्ले करेगा। क्या टेम्परामेंट बना हुआ है उस जो डिसीजन मेकर है, जो बंदा को डिसीजन लेना है, उसके मन में इन सब लोगों का क्या इंप्रेशन है पहला, मतलब उनकी इंप्रेशन इन द सेंस कि उनकी क्या छवि पहले से बैठी हुई है कि क्या वो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वो फादर को इंपॉर्टेंस देता है या वो फ्रेंड को ज्यादा देता है या वाइफ को ज्यादा देता है। तो यहाँ से भी डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा। और फिर इंस्टिंक्ट एंड डिजायर सेंटर, उसको अपने अंदर से क्या लग रहा है कि क्या सिगरेट पीने से उसको कुछ कुछ उसकी डिजायर सेटिस्फाई हो रही है, या उसकी जो इंस्टिंक्ट है वो क्या क्या उसको इंस्टिंक्टली ऐसा लग रहा है कि ये अच्छी चीज नहीं है लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ रहा है किसी कारण से, या फिर उसे लग रहा है ये तो बहुत अच्छी चीज है और ये पता नहीं सब लोग क्यों मना कर रहे हैं। तो ये सेंटर यहाँ से कंट्रीब्यूट करेगा। और आइडेंटिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन, ये तो एक बेसिक वाला हो गया। तो ये सब कंबाइन करके डिसीजन देंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ यहाँ से। और वो ये नहीं होगा कि अगर एक पर्सन के केस में हो सकता है कि फादर की बात मानी जाए, एक केस में हो सकता है वाइफ की बात मानी जाए, एक के केस में हो सकता है फ्रेंड की बात मानी जाए। हाँ, ये केस टू केस होगा। लेकिन ये चीज है ना, जो है ऐसा नहीं है कि हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। ये वर्कशॉप का उद्देश्य ही ये है कि हम इस प्रोसेस को समझ सकें और फिर हम इनको इन सेंटर्स को चेंज कर देंगे। हमें क्यों इनको ऐसे सेंटर को रखना है जो हमारे अनफेवरेबल डिसीजन निकाल रहे हैं। हम इन सेंटर्स को ऐसा बनाएंगे जो हमारे भलाई वाला डिसीजन निकालें। तो ये बैकग्राउंड में ये हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ चेंज किया जा सकता है। तो फिर क्या होगा, चेंज करने के बाद क्या होगा, वो बंदा अपना खुद का डिसीजन लेगा। वो सिर्फ इसलिए नहीं कुछ करेगा क्योंकि मुझे फादर कह रहे हैं, क्योंकि मुझे वाइफ कह रही है, क्योंकि मुझे फ्रेंड कह रहा है। वो सबकी सुनेगा, लेकिन सबकी सुनने के बाद वो डिसाइड करेगा कि लॉन्ग टर्म गोइंग फॉरवर्ड उसको अपनी लाइफ कैसे हैंडल करनी है और उसके लिए क्या बेस्ट डिसीजन है। वो खुद कॉन्शियस डिसीजन लेगा, इंस्टेड ऑफ ये जो सब कॉन्शियसली ये फैक्टर्स उसको कुछ दें और वो उसको समझ ले कि ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है। वो एक्चुअली सही से डिसीजन लेगा। और फिर आगे जाके बात आएगी कि अगर वो ज्यादा एडवांस हो गया है तो फिर वो एज पर गॉड्स विल डिसीजन लेगा। इसमें अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके। और किसी का क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, इसको समझेंगे तो ही हम ये इसको चेंज कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ जी। First of all, the session is very helpful. My question was,
What about the case where you are not aware, you are not consciously involved in some things like particular, but unconsciously, directly कोई और बात कर रहा है, आप कहीं और है, आपके आसपास जो वातावरण चल रहा है, वहाँ पे जो हो रहा है वो डायरेक्टली आपके अनकॉन्शियस माइंड से हो रहा है, एंड लेटर ऑन क्रिएटिंग अ बग इन योर हेड. यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही होता है, यही आज की डेट में जो ये जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसीलिए आपने सुना होगा ना सत्संग और कुसंग, खैर उसको बाद में आते हैं, लेकिन क्या हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, इस तरह की हमारी बिल्डिंग में क्या हो रहा है, उन सब का भी मैटर करता है. और वो कैसे करेगा, मान लिया हमारे घर के बाजू वाले घर में परिवार में लड़ाई होती है, उसकी आवाजें हमारे घर में आती हैं, तो आ रही हैं, वो कॉन्शियसली आ रही हैं, लेकिन अब उसका भी इफेक्ट आएगा अनलेस हमने उसको रिलीज कर दिया. अगर हमने उसको जो स्टिमुलस आ रहा है, अगर हमने उसको कॉन्शियस लेवल पे ही कुछ प्रैक्टिसेस करके उसको बाहर के बाहर भगा दिया, तो फिर वो अंदर नहीं आएगा. और अगर हमने उसको भगाया नहीं, तो फिर वो अंदर आ जाएगा. और भगा हम तभी पाएंगे जब हम थोड़ा फ्री होके सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें आ रही हैं. नहीं तो अगर हम दूसरी चीजों में बिजी रहेंगे, तो हमें देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा कि क्या क्या चीजें हमारी बिना पते में अंदर आ गई. ठीक है, तो उसको रिलीज कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं करेंगे तो वो आके इन सेंटर्स पे इनको रीइंफोर्स करता जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कैसे आ रहा है. जैसे कि हमारे घर के पास में एक मंदिर है, सुबह वहां पे रोज आरती होती है, तो वो आके भी हमारे माइंड को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगी, वो हमारे बिना कुछ किए हो रहा है, तो वो एक पॉजिटिव इफेक्ट है. ठीक है, आई होप आंसर मिल गया होगा.